नमस्कार दोस्तों, मैं सी दिनेश हाजिर हूँ एक और नई वीडियो में आप लोगों के साथ में। दोस्तों, मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में एक सेक्शन आपके साथ में कवर किया था, सेक्शन नंबर 22। ठीक है, जिसमें हमने बात करी थी कि भाई अगर आपकी टर्नओवर बेस के ऊपर हमने बात करा था कि टर्नओवर बेस रजिस्ट्रेशन कब लेना होता है। ठीक है, जिसमें बात हुई थी कि भाई सेक्शन 22 हमारा जब लगेगा अगर हमारी टर्नओवर 20 लाख रुपए क्रॉस कर जाती है, स्पेशल कैटेगरी के स्टेट के अंदर 10 लाख रुपए क्रॉस कर जाती है, या फिर गवर्नमेंट के पास पावर है अगर एक्सक्लूसिवली गुड सप्लाई का केस है तो 40 लाख रुपए, और स्पेशल कैटेगरी केस में गवर्नमेंट उसे 20 लाख तक बढ़ा सकती है। ठीक है, तो वो था हमारा टर्नओवर बेस कि भाई अगर टर्नओवर हमारा हो जाता है, टर्नओवर क्रॉस कर जाता है, तब हमारे को रजिस्ट्रेशन सेक्शन 22 में कराना पड़ता है। अब लोगों का सवाल कुछ रहता है कि भाई सेक्शन 22 में अगर हमारी टर्नओवर क्रॉस नहीं कर रही है तो क्या उसको सेक्शन को अगर हम हटा दे तो क्या फिर भी हमारे को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है? तो हाँ, ऐसा एक सेक्शन हमारा है जो कि हमारा जीएसटी एक्ट में बोलता है कि भैया अगर आपका सेक्शन 22 की जो टर्नओवर लिमिट है अगर आप उसमें फॉल नहीं भी कर रहे हैं तब भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत पड़ जाएगी। वो सेक्शन है हमारा सेक्शन नंबर 24। ठीक है, ये बात करता है कि इसमें भाई आपको मैंडेटरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना है। सेक्शन 24 में मैंडेटरी कराना है जीएसटी रजिस्ट्रेशन, लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है ना, कुछ कंडीशंस है कि कब वो आपको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाता है आपका कराना। तो मैं वो कंडीशंस ही आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर कि भाई कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जहां पर जो पर्सन है जो बिजनेस करने जा रहा है उसको मैंडेटरी है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना है अगर उसकी टर्नओवर लिमिट क्रॉस नहीं करती है। तो आइए समझते हैं क्या क्या है। सबसे पहला इसमें जो हमारा है वो है इंटरस्टेट सप्लाई। मींस आप एक बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, और आप कह रहे हैं कि भाई मैं जो गुड्स बेचूंगा, मैं हूं तो दिल्ली में, मेरी शॉप तो दिल्ली में है या मेरा बिजनेस तो दिल्ली में है, बट मैं अपने गुड्स हरियाणा में भी बेच सकता हूं, हरियाणा भी बेच जा सकते हैं, महाराष्ट्र भी जा सकते हैं, एमपी भी जा सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन के केस में सेक्शन 24 बोलता है कि भाई अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई करेंगे, मींस आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट अपने गुड्स को भेजेंगे या सर्विसेज को सप्लाई करेंगे, तो सर्विसेज देंगे दूसरे स्टेट में जाकर के, तो आपके लिए मैंडेटरी है कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना है। इसमें टर्नओवर लिमिट नहीं देखी जाएगी, मतलब आपकी टर्नओवर 20 लाख या 40 लाख या 10 लाख, जो भी आपका जैसा भी स्टेट है, जो भी आपकी कंडीशंस लगती है सेक्शन 22 में, वो अगर आपकी टर्नओवर क्रॉस नहीं भी कर रही है तो भी आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा सेक्शन 24 में अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, मींस आप दिल्ली में आपका बिजनेस है, आप किसी अदर स्टेट में जाकर गुड्स बेच रहे हैं या किसी अदर स्टेट में सर्विस दे रहे हैं, तो आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा। दूसरा केस होता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अब ये होते कौन है? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का मतलब होता है कि वो ऐसे बंदे जो कि बिजनेस तो कर रहे हैं लेकिन वो कभी इस स्टेट में करते हैं कभी उस स्टेट में करते हैं, जाकर के अपने गुड्स बेच रहे हैं। तो ये होते किस टाइप के? जैसे कि आपको पता होगा, आप लोग ट्रेड फेयर शायद गए हो, बहुत से लोग गए हुए होंगे। ट्रेड फेयर में जो छोटी छोटी शॉप्स आपकी लगती है ना, तो वहां पर जो होते हैं उनको हम मानते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। मतलब कि वो भाई दूसरे स्टेट से आ रहे हैं लेकिन उन्हें परमानेंटली यहाँ पे बिजनेस नहीं करना है। वो भैया जिस स्टेट में ट्रेड फेयर लगेगा, जिस स्टेट में एग्जीबिशन लग रहा है, वहां पे जाएंगे, अपना थोड़ा बहुत सामान लेके जाएंगे, अपना वहां पे सेल आउट करेंगे, अपना जो भी इनकम आएगी। तो गवर्नमेंट कहती है भैया अगर आप दूसरे स्टेट में जाकर के सेल आउट ऐसे एग्जीबिशन में करेंगे तो भी आप हमारे को टैक्स दो, जीएसटी हमें पे करना पड़ेगा। तो उस केस में कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाता है। और इसमें लेना किस स्टेट में पड़ेगा? उसे उस स्टेट में ही लेना पड़ेगा, उस स्टेट में लेना पड़ेगा जहां पर वो एग्जीबिशन लग रहा है, मीन जहां पर वो जाकर के सेल करेगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या है? लाइक ट्रेड फेयर, ट्रेड फेयर और एग्जीबिशन, कहीं एग्जीबिशन लग रहा है तो उस केस में जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होते हैं उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाता है। उसमें जो है आपकी टर्नओवर की लिमिट नहीं लगती है। ठीक है, दूसरा केस समझ में आ गया आपको। तीसरा केस होता है आपका आरसीएम। आरसीएम मींस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म।
ठीक है। हमारे जीएसटी एक्ट के अंदर कुछ ऐसी सर्विसेज है जिसके ऊपर गवर्नमेंट कहती है भैया हम उनसे तो जीएसटी नहीं रिकवर कर सकते, ठीक है, बट आपने उससे सर्विस लिया, आप उसके ऊपर टैक्स जमा करवाओ और आप इसका इनपुट क्लेम कर लेना, ठीक है। तो अगर आप आरसीएम में कोई ऐसी सर्विस ले रहे हैं तो आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। और आरसीएम में सर्विस किसके लिए, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि आपने कोई एडवोकेट की सर्विस ली है, किसी कंपनी ने एडवोकेट सर्विसेज, ठीक है, किसी कंपनी ने ली है, तो उस कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, कंपनी के लिए मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन की भाई आप रजिस्ट्रेशन अपना जीएसटी में कराओ, क्योंकि आपने एडवोकेट की सर्विस ली है यानी कि लीगल सर्विस ली है उससे, तो आप उसके ऊपर आरसीएम में टैक्स जमा करवाओ। मींस एडवोकेट जो बिल देगा उसके ऊपर वो जीएसटी लगा करके नहीं देगा, आपको सर्विस के ऊपर जो रेट है अपना जीएसटी का जो भी रेट है 5% या 18%, वो आप उस पर लगाओ और गवर्नमेंट को जमा करवाओ और अगर आप उसको और उसका इनपुट क्लेम कर लो। तो अगर आपको आरसीएम में कोई ऐसी सर्विस ली है तो भी आपके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाता है। तो आरसीएम में जो है आपकी एडवोकेट सर्विसेज, गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विसेज आती है, रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी की कुछ सर्विसेज आ जाती है, तो वो हमारी आरसीएम में आती है, ठीक है ना। तो आरसीएम के केस में भी आपके लिए मैंडेटरी होता है। चौथा केस आता है नॉन रेसिडेंट पर्सन कोई आ रहा है, ये भी जस्ट लाइक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की तरह ही है, सेम है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ठीक है ना। मींस कोई नॉन रेसिडेंट, जैसे आप ट्रेड फेयर में देखते हैं कि भाई वहां पे दुबई के स्टॉल भी लगे होते हैं, किसी और कंट्री के स्टॉल भी लगे होते हैं, तो वो क्या होने सब नॉन रेसिडेंट है जिनका परमानेंट स्टैब्लिशमेंट इंडिया के अंदर नहीं है, वो बाहर से आ रहे हैं, यहाँ पे आकर के 10 दिन 15 दिन रहेंगे जब तक वो ट्रेड फेयर या एग्जीबिशन चल रहा है, अपने गुड्स बेचेंगे और जब वो खत्म हो जाएगा वो अपना सामान जो भी बचेगा वो सब लेकर के अपने कंट्री वापस चले जाएंगे। तो उस केस में भी गवर्नमेंट कहती है भैया अगर नॉन रेसिडेंट पर्सन कोई ऐसा है जिसको कि यहाँ पे आकर के अपना बिजनेस करना है फॉर द टेम्परेरी पीरियड, परमानेंट पीरियड नहीं है, टेम्परेरी, कुछ समय के लिए 10 दिन 15 दिन 30 दिन, तो उस केस में भी आपको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, ठीक है। इस केस में जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और जो नॉन रेजिडेंट केस होता है, इसमें जब रजिस्ट्रेशन आप लोग करवाने जाते हैं तो मैं एक चीज बता दूं, उसमें गवर्नमेंट कुछ टैक्स आपसे एडवांस में जमा करवा लेती है और वो आपका जब जो आउटपुट लायबिलिटी होती है उससे वो एडजस्ट होता रहता है, वो एक अदर सेक्शन है, वो फिर जब कभी आगे वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपके साथ में डिस्कस कर दूंगा उसको, ठीक है। पांचवा आता है सेक्शन नंबर 51। मैंने यहाँ सेक्शन क्यों लिखा है, मैंने ये इस तरीके से क्यों नहीं लिखा, ये सेक्शन अलग से जीएसटी एक्ट में दे रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बता देता हूं सेक्शन 51 बोलता क्या है। ये बात करता है आपसे टीडीएस की। अब आप कहेंगे जीएसटी में टीडीएस कैसे आ गया, टीडीएस तो हमारा इनकम टैक्स में होता है, ऐसा नहीं है, टीडीएस हमारा जीएसटी में भी होता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जब लगता है जब कोई गवर्नमेंट कंपनी या फिर कोई गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी कोई सर्विस किसी बंदे से ले रही है और उसकी वैल्यू 2.5 लाख रुपीस से ज्यादा हो जाए, ठीक है, तब गवर्नमेंट कहती है कि भैया अगर आप सेक्शन 51 के अंदर, मींस आपको टीडीएस काटने की जरूरत है, ठीक है ना, आपने कोई गवर्नमेंट कंपनी है, कोई लोकल अथॉरिटी है, कोई डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का और उसने कोई सर्विस किसी बंदे से ली है जिसके ऊपर उसे टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा करवाने की जरूरत है, वो टीडीएस भी जीएसटी में ही जमा होता है, तो भी गवर्नमेंट कहती है भैया आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, ठीक है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाता है। सेक्शन 51 के अंदर अगर कोई भी आपको टीडीएस के लिए रजिस्ट्रेशन, टीडीएस आपको अगर जमा करवाना है तो भी आपके लिए सेक्शन 51 के अंदर अगर कोई टीडीएस जमा कराना है तो भी आपके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन सेक्शन 24 में मैंडेटरी हो जाएगा, ठीक है। पांचवा केस हो गया। छठा केस होता है एजेंट। आपने एक एजेंसी ले रखी है किसी बंदे से, वो कंपनी जो है रजिस्टर्ड है, आप उसके बिहाफ पे गुड्स बेचते हैं। अब इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि मान लीजिए आप लोगों ने आईटीसी की एजेंसी ले रखी है, ठीक है, आईटीसी का कोई गुड्स ऐसे हैं जिसके ऊपर टैक्स लगता है, सारे नहीं होते क्योंकि उसमें एग्जाम गुड्स भी आते हैं, आईटीसी ना लेकर के हम कोई अदर गुड्स ऐसा ले लेते हैं जिसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होता है, ठीक है, मान लीजिए उस पर जीएसटी, कोई भी ऐसा गुड जिसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है, ठीक है, आपने उसकी एजेंसी ले रखी है, मान लीजिए आपने टायर की एजेंसी ले रखी है, एमआरएफ के टायर की, कंपनी एमआरएफ जो है वो रजिस्टर्ड है, ठीक है, ये कंपनी रजिस्टर्ड है, आप एमआरएफ के एजेंट है, आप उसके टायर बेचते हैं, आपको कमीशन मिलती है।
तो गवर्नमेंट कहती है भैया अगर आप किसी ऐसे बंदे के एजेंट है जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आपको भी रजिस्टर्ड मैंडेटरी है, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाएगा। तो आपको भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा अपना, अगर आप एजेंट एज एजेंट वर्क कर रहे हैं किसी कंपनी के लिए। ठीक है, उसके बाद में सातवां आता है आपका आईएसडी। आईएसडी होता क्या है? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इसके लिए भी एक स्पेशल सेक्शन है आपका जीएसटी के अंदर, इनपुट सर्विस। लेकिन मैं आपको छोटा सा हिंट दे देता हूं, आईएसडी होता क्या है? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं, मतलब कोई कंपनी है, उसका हेड ऑफिस है दिल्ली में, उसकी ब्रांच है आपकी मान लीजिए हरियाणा के अंदर, यूपी के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर या एमपी के अंदर। ठीक है, तो होता क्या है, कुछ सर्विसेज ऐसी होती है जो कि हेड ऑफिस अपने ऊपर लेता है, मतलब बिल हेड ऑफिस के नाम पे आ जाता है, और उसके बाद में उन सर्विसेज का जो इनपुट है वो हेड ऑफिस इन ब्रांच की टर्नओवर के बेसिस पे उनको बांट देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट आईटीसी। आईएसडी मतलब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, आपको नाम से पता चल रहा होगा। और ये होगा किस केस में? ये आईएसडी का रजिस्ट्रेशन के अंदर जो इनपुट बचता है वो सिर्फ आपका सर्विसेज का ही होता है। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आप एक आईएसडी है, यानी कि आप के पास में कोई भी आप सर्विस ले रहे हो जो कि आपको फर्दर अपनी ब्रांचेस के अंदर बांटनी है, तो अगर आप वो जो बिल आ रहा है, उसका जो सर्विसेज का बिल आ रहा है, अगर वो हेड ऑफिस अपने नाम पे ले रहा हो, उसे वो इनपुट डिस्ट्रीब्यूट करना है फर्दर अपनी ब्रांचेस के अंदर, तो गवर्नमेंट कहती है आपके लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाएगा। मींस आपको आईएसडी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इसकी भी सेपरेट रिटर्न जाती है अलग से। एक जीएसटी रिटर्न का भी सेक्शन वीडियो में बना करके अपलोड कर दूंगा कि कितने टाइप की जीएसटी रिटर्न होती है। जीएसटी रिटर्न में सिर्फ जीएसटीआर 1, 3B या जीएसटीआर 9 से नहीं होती, और भी बहुत सारी रिटर्न है जो कि अलग अलग सेक्शन के अंदर अलग अलग फॉर्म में जाती है। ठीक है, इसके बाद में आता है एक अगला ऑप्शन, ई कॉमर्स सेलर। ई कॉमर्स सेलर का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा बंदे काम करते हैं, छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं, वो क्या करते हैं, भैया गुड्स कहीं से खरीदा, आप मार्केट से लाए, उसके बाद में आपने उसे ऑनलाइन सेल किया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, लाइक अमेजॉन। ठीक है, अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक है, और अलीबाबा हो गया, या फिर आपका मीशो वगैरह हो गया। तो इन जो प्लेटफॉर्म है इनकी कंडीशन होती है कि भाई आप अगर हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू वो आपको गुड्स बेचना है तो आपके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। ठीक है, मैंडेटरी है। तो अगर आप एक ई कॉमर्स सेलर है, ठीक है ना, मींस आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू अपना गुड्स बेच रहे हैं, तो भी आपके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाता है। इसमें भी आपकी टर्नओवर लिमिट काउंट नहीं होती, अगर आप कर रहे हैं तो आपको करना ही करना है। फिर एक आता है ई कॉमर्स ऑपरेटर फॉर टीसीएस। ई कॉमर्स ऑपरेटर ये सेक्शन के अंदर दो बार बोला हुआ है। एक बार बोला हुआ है उसमें ई कॉमर्स ऑपरेटर फॉर टीसीएस यानी कि सेक्शन 52, और एक बार उसमें ई कॉमर्स ऑपरेटर की बात कर रही है एज पर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5। ठीक है, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर फॉर टीसीएस मींस जैसे आपका ये टीडीएस वाला केस था सेक्शन 51 का, ऐसे टीसीएस का होता है। आपने देखा होगा कि आप अगर किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने गुड्स बेच रहे हैं तो वो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है आपसे टीसीएस कलेक्ट करता है। आपने शायद कभी ध्यान ना दिया, इस चीज को ध्यान देना। वो रिपोर्ट आप जब डाउनलोड करते हैं ना पोर्टल से, तो एक टीसीएस की रिपोर्ट भी अलग से निकलती है इसमें, वो टीसीएस भी आपसे कलेक्ट करता है। और वो टीसीएस आप कभी भी चेक करेंगे तो आप अपने इनकम टैक्स की साइट पर जा करके अपना फॉर्म 26A देखिएगा, वहां पे ये अमाउंट मेंशन होता है। तो गवर्नमेंट ये कहती है भैया अगर आपने सेक्शन 52 के अंदर आपको टीसीएस कलेक्ट करना है, आप एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है लाइक अमेजॉन और फ्लिपकार्ट, ये इनके लिए मैंडेटरी है। ठीक है ना, कि इनको कलेक्ट करना ही करना है। तो अगर वो टीसीएस कलेक्ट कर रहा है तो भी आपके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है ना, टर्नओवर की कोई बात नहीं करेंगे यहाँ पे, फिर वो कहेगा भैया रजिस्ट्रेशन कराओ। ऐसे ई कॉमर्स ऑपरेटर आपका सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 मींस अगर आप एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है, आप एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं अपने किसी थर्ड पार्टी को, मतलब ई कॉमर्स सेलर को, कि भैया आप यहां आओ, हमारे प्लेटफॉर्म से अपने गुड्स को बेचो, हमें कमीशन दे दो और अपने गुड्स बेच करके बैलेंस अमाउंट जो आप लेके चले जाओ। तो वो कहता है कि भैया अगर आप ऐसा काम में ऐसी सर्विसेज दे रहे हैं तो भी आपके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। ठीक है ना, तो दो केस है, थोड़ा कंफ्यूज ना हो। ई कॉमर्स ऑपरेटर सेक्शन 52 फॉर टीसीएस मींस अगर आपको टीसीएस कलेक्ट करने की
है कि हाँ भैया मैंडेटरी है कि टीसीएस कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करवाना है अंडर जीएसटी, तो भी आपके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। और सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 आप एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है, अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं किसी बंदे को, तो भी आपके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाता है। इसके अलावा एक होता है OIDR, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटा एक्सेस रिसोर्सेज, ठीक है ना, OIDR ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटा एक्सेस रिसोर्सेज। ये अगर कोई सर्विसेज आपको दे रही है, ठीक है, इन इंडिया बट ये किसी रजिस्टर्ड पर्सन को नहीं दे रही, मतलब वो बंदा जीएसटी में रजिस्टर्ड है लेकिन उसको अगर ये सर्विस नहीं दे रही। OIDR की मैं एग्जांपल बता देता हूं किस टाइप की सर्विस आती है। आप में से बहुत से लोग होंगे नेटफ्लिक्स देखते होंगे, ठीक है, नेटफ्लिक्स है, कोई क्लाउड सर्विसेज होते हैं, लाइक कोई कॉलेज स्टूडेंट्स वगैरह जो होते हैं वो भैया कोई क्लाउड की कोई सर्विस ले रहे हैं किसी से जिसपे अपना डाटा स्टोर कर सके, तो ये ज्यादातर सर्विसेज बाहर जो आउटसाइड कंट्रीज में कंपनीज हैं वो इस सर्विस को प्रोवाइड कराती है, लाइक गूगल। अगर वो कोई सर्विस अपनी इंडिया में दे रही है, ठीक है, और वो भी दे किसको रही है, अनरजिस्टर्ड पर्सन को, मींस आप और हम जैसे लोग, जैसे कि हम अगर मान लीजिए मैं स्टूडेंट हूं, मैंने कोई ऐसी क्लाउड सर्विस ले रखी है, तो मैं रजिस्ट्रेशन तो नहीं लगाऊंगा ना अपना, मैंने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा अपना जीएसटी में, बट मेरे को ये सर्विस चाहिए, तो गवर्नमेंट कहती है भैया वो तो अनरजिस्टर्ड है, तो कंपनी को बोला जाता है कि भाई आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए इंडिया के अंदर, आप इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराइए और हमारे को जीएसटी पे कीजिए। अब ये सिर्फ अनरजिस्टर्ड को ही क्यों कवर किया इन्होंने, रजिस्टर्ड को क्यों नहीं किया? क्योंकि रजिस्टर्ड के केस में अगर वो बंदा रजिस्टर्ड होगा तो उसको आरसीएम में जमा करवाना होता है टैक्स उन सर्विसेज के ऊपर, ठीक है ना। तो OIDR यानी कि ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटा एक्सेस रिसोर्सेज की अगर कोई सर्विसेज इस टाइप की दे रहा है, और वो भी वो कंपनी जो आउटसाइड कंट्री है, वो अगर ऐसी सर्विसेज किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रही है, तो गवर्नमेंट बोलती है भैया आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है, आप रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाता है। सेम OIDR की जगह होता है एक ऑनलाइन गेमिंग, ये रिसेंटली ऐड किया गया है ऑनलाइन गेमिंग। अब तो पता होगा आपको बहुत सारी ऐसी होती है जिसमें आप ऑनलाइन गेमिंग आप पैसा लगाते हैं, ये भी सेम है, सेम कंडीशन है जैसी हमारी OIDR के लिए, ये भी अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को देगा, ठीक है ना, तो मैंडेटरी है, और अगर रजिस्टर्ड पर्सन को देगा तो मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि उस केस में वो आरसी में टैक्स जमा करवाएगा, ठीक है। और लास्ट में होता है कि भैया और कोई अगर ऐसा बंदा मेरे को लगता है, गवर्नमेंट कह रही है, अगर मुझे लगता है कोई काउंसिल हमारे को रिकमेंड करती है, तो हम उसको भी यहाँ पे नोटिफाई करके बोल देंगे भैया रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, ठीक है। तो सेक्शन 24 का क्रक्स क्या निकला हमारा, सेक्शन 24 हमारे बोलता है कि अगर आपकी टर्नओवर क्रॉस नहीं भी कर रही है जीएसटी में सेक्शन 22 के अंदर, तो भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। और वो कब कब मैंडेटरी है, पहला आप कोई इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हैं, दूसरा आप एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, मींस आप किसी ट्रेड फेयर एग्जीबिशन में 10 दिन 15 दिन के लिए आते हैं, अपना सामान सेल करते हैं और बेच के निकल जाते हैं, तो वो आपके लिए मैंडेटरी है। आप कोई ऐसी सर्विसेज ले रहे हैं जिसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल है, लाइक एडवोकेट सर्विसेज, आप एक कंपनी है, आपने किसी से एडवोकेट से किसी से सर्विस ली है और उसके आरसीएम में जमा करवाना है, तो भी मैंडेटरी हो जाता है। आप एक नॉन रेसिडेंट पर्सन है जो कि इंडिया आ रहे हैं किसी एग्जीबिशन को अटेंड करने के लिए या फिर किसी ट्रेड फेयर वगैरह को अटेंड करने के लिए, तो मैंडेटरी है। सेक्शन 51 मींस आपको ये कोई गवर्नमेंट कंपनी है, कोई लोकल अथॉरिटी है, कोई डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, जिसको टीडीएस कलेक्ट करना है और गवर्नमेंट को जमा करवाना है, तो उस केस में आपके लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। आप कोई एजेंट है किसी ऐसी कंपनी के जो कि ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, आप उसके बिहाफ पे उसके गुड्स को बेचते हैं और कमीशन चार्ज करते हैं उससे, तो आपके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। आप आईएसडी में रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, यानी कि आप एक हेड ऑफिस है, आपकी कोई मल्टीपल ब्रांचेस हैं आगे, आप कोई ऐसी सर्विस ले रहे हैं जिसका इनपुट आपको फर्दर अपनी ब्रांचेस के अंदर बांटना है, यानी कि इनपुट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आपको आईएसडी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, ठीक है। आप कोई ई कॉमर्स सेलर है, मींस आप कोई छोटे सेलर है जो कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने गुड्स बेचते हैं, तो आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। आप कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर है जिसको टीसीएस कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करवाना है सेक्शन 52 में, तो मैंडेटरी है। कोई OIDR यानी कि ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटा एक्सेस रिसोर्स की कोई सर्विसेज दी जा रही है और वो अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है वो कंपनी, तो आपके लिए मैंडेटरी है। कोई ऑनलाइन गेमिंग है जिसमें वो सर्विसेज अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है, तो मैंडेटरी है। उसके अलावा ई कॉमर्स ऑपरेटर जो कि एज पर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रहे हैं किसी थर्ड पार्टी को, मतलब किसी अदर पर्सन को, और तो उस केस में आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा। या
इसके अलावा कोई और अगर अदर पर्सन लगता है गवर्नमेंट को जो कि भैया रिकमेंड कर देती है काउंसिल, तो उस केस में भी आपके लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाता है। ये तो हुआ आपका सेक्शन 24 का, मींस कब जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है अदर देन